हाल ही में यूएसए की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि 2033 तक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रशिया और पाकिस्तान, ये जो दो देश हैं, ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे। हो सकता है कि आपने इन पर कुछ आर्टिकल देखे हो, नहीं देखे दिखा देता हूँ कि दुनिया में वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द 10 साल के अंदर अंदर एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा। फेल्ड स्टेट और कोलैप्स में फर्क होता है। कोलैप्स होता है कि जी बंटवारा हो गया, थोड़ा कुछ एक हिस्सा टूट गया, वो हो सकता है किसी कंट्री के साथ, मगर फिर भी वो कंट्री चलता रहे, इट इज पॉसिबल। फेल स्टेट डिफरेंट होता है। फेल स्टेट मान लीजिए पूरा कंट्री कोलैप्स कर जाता है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो सोमालिया में हुआ था वैसा सीन हो सकता है। तो यहाँ पे जब पूछा गया कि फेल स्टेट आने वाले 10 साल में कौन से देश बन सकते हैं, तो नंबर 1 पे था यहाँ पर रशिया। अगेन रशिया को लेकर देखिए, पहली बात तो अमेरिकन के मन में नफरत बहुत ज्यादा है। एक आप कह लीजिए एक पर्सनल लेवल पर वो काफी नफरत करते हैं रशियन से। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि कई यूएसए के जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि पुतिन आखिरी मेजर लीडर है रशिया के। क्योंकि अभी के लिए देखो, पुतिन ने ना अपने जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता हैं, या तो उनको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया। अब इंडिया में अगर हम देखें, मैं अगर आपसे पूछूं, तो मोदी जी अपने आप में बहुत ही बड़े लीडर हैं, मगर मोदी जी के बाद भी आप अगर देखो, भारत के पास ना लीडरशिप में कितना सारा टैलेंट है, कितने सारे आज के समय भारत में लीडर्स हैं जो कल को इंडिया को लीड कर सकते हैं। ये केस रशिया में नहीं है। इवन यूएसए में भी आप देख लो, बहुत सारे लीडर्स हैं यूएसए में, यूके में भी, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को लीड कर सकते हैं। मगर रशिया में देखो, पुतिन के बाद ना एक यूनिफाइंग फिगर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि कोई प्रॉपर इलेक्शन होते नहीं है, लोगों की रजामंदी से कोई पावर में आता नहीं है, और कल को जो भी पावर में आएगा उसको एक ऐसी इकोनॉमी मिलेगी जिस पर सैंक्शन लगे होंगे, ग्रोथ रेट होगी नहीं, जॉब नीचे जा रही होंगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए रशिया को टॉप पे रखा गया है। यूएस एनालिस्ट मानते हैं 10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे द कंप्लीट फेल्ड स्टेट ऑफ रशियन फेडरेशन। फिर जी ये रशिया के बाद आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैं भी कहूंगा, पर्सनली मैं आराम से कहूंगा 10 साल है, मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है टिक पाएगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आने वाली है। फिर नंबर 8 पे है पाकिस्तान। अगेन देखो, एज एन इंडियन, पाकिस्तान का नाम जब इस लिस्ट पे दिखता है तो लोग एज्यूम करेंगे कि ठीक है, मैं खुद भी इसको एडवोकेट करूंगा, मगर एक न्यूट्रल तरीके से भी आप अगर देखो ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पाकिस्तान बहुत हद तक बटा हुआ देश है। 2023 के चुनाव पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक होंगे। अगर मान लीजिए इमरान खान चुनाव हारते हैं और फिर से बिल्कुल आप कह लो लाउड स्पीकर में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान के जनरल बिके हुए हैं, यूएसए सब कुछ करवा रहा है, एक बार को मैं कहूंगा पाकिस्तान बढ़ सकता है। इंटरनली ये कंट्री कोलैप्स कर सकती है, सिविल वॉर हो सकती है। तो पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा कुछ भी हो, बट पाकिस्तान भारत का छोटा भाई है, भारत भी कहता ही है। और बदतमीजियां तो हद से ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आतंकवाद को पनाह देता है, लेकिन अब उन सब की प्रॉब्लम देखिए, लोग तो कहीं के बुरे नहीं होते, लोग तो हर जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन इन सब की दिक्कतें जो हैं वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ख़त्म है, इट्स गॉन, टोटली गॉन। श्रीलंका जैसी उससे बुरी हालात होने वाले हैं। हालांकि अभी भी पाकिस्तान को डूबती नदियों का सहारा है, लेकिन वो कब तक रहेगा। चाइना अब देशों से हाथ खींच रहा है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम लो पे हैं, 3 महीने का ही बस इंपोर्ट कवर उनका बचा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं महंगाई की, तो वो आसमान छू रही है। फ्लड्स ने पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दिया है, वैसे ही हालात बहुत ख़राब थे। ऊपर से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी इस समय ऐसी है कि वो जलता हुआ अंगारा है, आप उस अंगारे पे बैठे हो। दूर से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप अंदर जाओगे तब आपकी बैंड बजेगी, और ये बैंड शहबाज शरीफ की बज गई है। भारत को दिन रात ये गालियां देते रहते हैं, भारत पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है जो इस समय रियलिटी में इनकी मदद कर सकता है, और वो है भारत। लेकिन मर जाएंगे, लेकिन भारत के साथ ये लोग नहीं आएंगे। इनकी पॉलिटिक्स, लोग तो भले ही लोग तो आना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी पॉलिटिक्स है ना, ये कभी भी, स्पेशली आर्मी और आईएसआई, ये कभी भी इनको यहां पे आने ही नहीं देगी। और इसका नतीजा ये है कि बुरी हालत हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 1947 के बाद से बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 1971 में देखा, 1971 में देखा। आपको याद होगा कि अभी अफगानिस्तान ने भी ये बोल दिया था, तालिबान ने भी, कि पाकिस्तान अपनी हद में रहो,
वरना 1971 याद दिला देंगे। आपको बता दूं कि अभी इस समय ये आईसीआरपी की क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है। आईसीआरपी पाकिस्तान में ही है, मतलब उस पे ये रेजिलिएंट पाकिस्तान पे ही है ये, बट ये जेनेवा में गई शहबाज शरीफ और वहां पे भी इन्होंने मदद की गुहार लगाई। अभी अगर हम बात करते हैं कि जो आईएमएफ, भाई देखो अगर देश कोलैप्स होता है तो उसका जो आखिरी उम्मीद होती है उसकी वो होती है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि वो उनको लोन देगा। अब $6 बिलियन मिलने थे आईएमएफ से, लेकिन आईएमएफ ने रोक दिए। आईएमएफ ने कंडीशंस लगा दी कि सबसे पहले तो टैक्स रेट्स जो है फालतू के उसको कम करो और जो इंपॉर्टेंट टैक्स उसको बढ़ाओ आप। होता क्या है कि जैसे भारत के ऊपर भी ये कंडीशन थी, जब भारत में भी बुरी हालत थी 1991 में, पाकिस्तान के ऊपर भी आईएमएफ ने अपने हिसाब से कंडीशन थोपी है। लेकिन क्या होता ना कि देश इस कंडीशन को ले पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जनता गरीब है। अब आईएमएफ एक तरीके से भाई वो तो यूरोपियन मॉडल पे चलता है, अमेरिकन मॉडल पे चलता है, लेकिन जब आपकी देश की जनता इतनी गरीब है तो क्या आप ये कंडीशंस लागू कर सकते हो? ये बोल रहे टैक्स बढ़ाओ। अब कहां से टैक्स बढ़ाते, जनता दे पाएगी? सब्सिडीज खत्म करो, सेंट्रल बैंक को और सख्त होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ये नहीं किया। अगला, पाकिस्तान के फ्लड्स, जो 2022 के डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए, वैसे ही इंटरनल हालात बहुत ज्यादा खराब थे, क्योंकि हम ये बात बहुत पहले से ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान विल कोलैप्स एंड इट विल कोलैप्स। अब ये बात साफ हो गई है, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ ऑन प्लेटफॉर्म, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हम वक्त के, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, हमारी और वक्त की रेस है, समझ रहे हो। और इस समय हालात हमारे बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये ऑन कैमरा सीधा शहबाज शरीफ ये बोल रहे हैं। और वो आप देख भी सकते हैं कि एनर्जी कट डाउन कर दिया। शादियां वादियां जो है ना, उसमें ज्यादा बैंड बजा बारात या फिर ज्यादा लाइटें चलेंगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने लगभग हर चीज पे कट डाउन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो जो फ्लड्स आए, फ्लड्स ने पाकिस्तान की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। इतना कर्ज देना है, पाकिस्तान विल डिफॉल्ट इट्स डेट। मान के चलिए पाकिस्तान एक भी पैसा देशों का नहीं चुका पाएगा, यह बिल्कुल पक्की बात है, डिफॉल्ट करेगा वो। हाई इन्फ्लेशन है हर चीज पे, 57, अनियन प्याज जो सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी देश में, 57% का इन्फ्लेशन आया है उस पर। ग्रोथ एकदम नीचे, करेंसी टूटी हुई है पूरी तरीके से। दिस रिफ्लेक्ट्स द लेगेसी ऑफ अनइवन एंड प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब बार बार वही इकोनॉमिक पॉलिसी को रिपीट करने की वजह से और अनइवन पॉलिसीज की वजह से ये हुआ है। पूरा खत्म कर दिया है आईएमएफ के इस स्टेटमेंट ने ना, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, खत्म कर दिया, इट्स गॉन। सीधा पाकिस्तान को खोल के रख दिया कि तुम्हारा देश इतनी बुरी हालात से गुजर रहा है और ये तुम्हारी ही गलती है, आर्थिक हालात तुम्हारे बहुत खराब हैं। अब ये खराब सिचुएशन थी, ऊपर से फ्लड्स आ गए। फ्लड्स में 1700 मौतें रिकॉर्डेड हैं, लेकिन और भी बहुत ज्यादा हुई होंगी, बहुत ही ज्यादा। ये एक तरीके से एक गलत टाइमिंग थी फ्लड्स की, और ये बहुत ही दुखद घटना थी। 8 मिलियन 80 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए, और इनडायरेक्ट इफेक्ट तो पूरे देश पे आया है। $3 बिलियन का लॉस हुआ है। आप समझिए कि जहां ये फ्लड्स आए हैं, बहुत ज्यादा पैसा, जितना तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी नहीं है उससे दुगना इनको लगेगा फ्लड्स के एरिया को रिकवर करने में। इतना लॉस हुआ है, आपको पता है ये चीज है। तो सब कुछ इन्होंने डिरेल कर दिया। जो भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से आईएमएफ की शर्तें मान के पूरा किया था, वो और पीछे ले गया पाकिस्तान को, ठीक है। आईएमएफ ने अब बोला कि देखो हम 1.18, क्योंकि $6 बिलियन ऑलरेडी इन्होंने रिलीज कर दिया था, अब हम ये जो 1.18 बिलियन डॉलर है वो हम रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो जो हमने बोला था वो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा। इन्होंने क्या बोला था, वही टैक्सेस ज्यादा लगाओ, आपको पैसे चाहिए टैक्सेस। तो पाकिस्तान ने बोला भाई कहां से टैक्सेस, किसके ऊपर टैक्सेस लगा दे, बता दो, जनता तो गरीब है, हम और गरीब कर दें उनको। ये चीज है। एनर्जी रेट्स, जो तुम्हारे पेट्रोल डीजल, मतलब आईएमएफ ने बोला पैसा बढ़ाओ एक तरीके से, ठीक है। आईएमएफ तो भाई अपने हिसाब से देखेगा, उसकी गलती है नहीं। और ये जो एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल करो, ये जो तुम्हारा इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है करेंसी में, इना चौलबे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। श्रीलंका इसकी वजह से बर्बाद हुआ, बांग्लादेश की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नेपाल में भी। नेपाल देखिए, अब नेपाल की करेंसी भारत से लिंक्ड है, तो नेपाल बच जाएगा, नेपाल डूबेगा नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान को भी कुछ इस तरीके का हिसाब किताब करना चाहिए भारत के साथ। country is in the midst of severe crash crunch with foreign exchange reserves in the State Bank of Pakistan depleting to 5.576। भारत का कितना बिलियन डॉलर है, $550 बिलियन। अब 550 से $5 बिलियन को आप कंपेयर कर लीजिए जरा। पूरी दुनिया में इस समय मार्केट कितना वॉलेटाइल है, ₹1 के ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इस समय। 5.576 खाली 3 हफ्ते, बस 3 हफ्ते का पैसा है ये।
ये पैसा खत्म, पाकिस्तान दुनिया से ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान का पूरा ट्रेड दुनिया से, अब कोई कितना उधार देगा भाई? तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम 10 बार उधार लेके जा रहे हो, 11वीं बार मैं मना कर दूंगा कि तुम्हारा बकाया पैसा आया नहीं है, मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा हुआ है? चाइना मदद नहीं करने वाला दोस्तों, चाइना की खुद की हालात बहुत खराब है, ठीक है। तो $5.8 बिलियन हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, reserves are just about adequate pay for 3 weeks imports to the country as Pakistan still reels from the effect of 2022 foreign debt and paying for crucial commodities such as medicine, food and energy are among its chief concerns। ना मेडिसिन है, ना फूड है, ना एनर्जी है, इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अब देखिए डेटा की अगर हम बात करते हैं तो जब रिजर्व्स आर लेस देन हाफ ऑफ व्हाट दे वर ईयर अगो, अब वही कह रहे हैं कि पिछले साल जो है इतनी बुरी हालत नहीं थी, ठीक है। $8.3 बिलियन के करीब था, लेकिन अब वो आधे से ज्यादा हो गया है, ठीक है, आधे से कम हो गया, सॉरी, है ना। और अगर इनको पैसा देना है, ठीक है, तो इनको तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर तक चाहिए। पैसे ही नहीं है पहले भी। अब ये देखिए, ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, हम सबको पता है कि ये किस काम में आता है। पहली बात तो दुनिया से ट्रेड, फिर आपकी करेंसी मैनेज करने के लिए। अब आपकी करेंसी टूटती जा रही है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो अब विदाउट एनी रिलीफ, ध्यान दे दीजिएगा, द कंट्री इज सेट टू डिफॉल्ट ऑन दीज पेमेंट्स, यानी कि पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया था, जो भी पैसा लिया था, डिफॉल्ट करेगा। अब यूएई, सऊदी अरब जो है, यूएई कह रहा हूं, वो आगे आया, वो मदद करेगा, है ना। तो पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ जा रहा है। 4 जनवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर शकदार है, उन्होंने बोला कि $3 बिलियन सऊदी अरब, कितना लोगे यार? देखिए सऊदी अरेबिया मदद करने वाला है, क्यों? पूरे इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर है, उसके पास सेना है। सऊदी को चाहिए प्रोटेक्शन, हम सबको पता है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन चाहिए, उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन चाहिए। कितना भी सऊदी बोल ले, लेकिन वो पाकिस्तान की इसीलिए मदद करेगा क्योंकि एक हाथ दे एक हाथ ले। और पाकिस्तान की ये एक लेवरेज है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास सेना है, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अमेरिका सऊदी का दोस्त, और अमेरिका इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि भाई वही, अब अल कायदा अल जवाहिरी को मारने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी, तो एक तरीके से पाकिस्तान को दुश्मन तो नहीं मानता अमेरिका, पाकिस्तान को तो दोस्त ही मानता है ना। और बाकी टर्की हो गया, अरब किंगडम हो गया, ये सब जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को किसी तरीके से बचाया जा सके। चाइना जो है वही है कि जो चाइना से हेल्प आने की, कि अब भाई चाइनीज प्रीमियर लीग के क्यांग से इन्होंने यही बोला है, ठीक है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी कॉल हुई 5 जनवरी को, क्या पानी मदद करो। लेकिन दोस्तों चाइना के कंसर्न्स अलग हैं। सीपेक खत्म हो चुका है, सीपेक सीधा बोल दिया चाइना ने कि सीपेक जो बनेगा ना, अब बहुत स्लो बनेगा, हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि पैसा डूब रहा है। पाकिस्तान में जो भी पैसा डाल रहा है, जो भी देश पैसा डाल रहा है, वो डूब रहा है। तो कोई कितना कर्ज देगा, एक लिमिट होती है, समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, उन्होंने मंडे को यही बोला कि देखो भैया, हम $8 बिलियन जो है, ठीक है, वी विल गिव, ताकि हम फ्लड से रिकवर कर सके। और फिर वही चीज है कि अभी तक अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, चाइना और जापान से मदद आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी मदद दी है। लेकिन वही चीज है, शरीफ जी का स्टेटमेंट देखिए आप कि पाकिस्तान, वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम with misery piling upon the people as the wheels of global financing turned slowly. Guterres said that people of the Pakistan were doubly victimized, क्योंकि एक तो क्लाइमेट डिजास्टर और ऊपर से इकोनॉमिक, तो ये दो तरफा वार हुआ है। The system routinely denies middle income countries of debt relief and concessional relief needed to invest in relief against the natural डिजास्टर। अब भाई ये नेचुरल डिजास्टर आ गया, हम कितना दें, ये भी बोला गया। ये भी बोल रहे हैं कि भाई एक हम लिमिट तक ही आपको पैसा दे सकते हैं। इनडायरेक्टली देखिए सब कुछ पाकिस्तान को बहुत ही क्लियर कट बोल दिया। इन्फ्लेशन का हाल देख लीजिए आप, ठीक है, प्राइजेस देखिए, अब जो फूड आइटम्स है 56%, 56% ऊपर चले गए हैं। अनियन प्राइसेस देखिए 415%, 415। एक अगर मान लीजिए कि आपको 100 रुपए का कुछ अनियन अगर प्याज है तो अब 415 रुपए किलो मिल रहा है। हालात इतने बुरी, इतने, इसका आप 415% कर लो। वीट जो है, गेहूं जो सबसे ज्यादा खाया जाता है, 57%, ठीक है। अब देखिए सिंगल रोटी 30 रुपए, एक रोटी आपको 30 रुपए की वहां पे मिलेगी। और जो वेजेस है, द मिनिमम डेली वेजेस, वो 500 रुपए, एवरेज फैमिली कंज्यूमिंग 10 रोटी अ डे। तो समझिए कि जो सिटीजन्स हैं उनको तो मार झेलनी पड़ रही है। एक सिटीजन, एक परिवार जहां पे अपने राशन में 500 या 1000 रुपए खर्च करता था, आज उसको 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ऊपर है। तो ये जो इन्फ्लेशन में बहुत भयानक राइज आया है, वो बुरी हालत है, 24.5% पे खड़ा हुआ है। और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। रूरल पाकिस्तान में 29% पे है, 29% पे है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक ही चीज है कि पाकिस्तान
पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ठीक है, अब बाकी तो बोल ही रहे हैं कि देखिए नेशन जो है एनर्जी अगर बात करता है तो एनर्जी में भी हालात बहुत बुरी है और नेशन इस तरीके का एनर्जी कंजप्शन अब झेल नहीं सकता। तो एनर्जी कंजर्विंग मेजर्स, शॉपिंग सेंटर्स को कम करो, 8 बजे तक मतलब बंद कर दो। ठीक है, जितनी भी दुकानें हैं, मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट 10 बजे तक बंद कर दो। 20% सरकारी इंप्लॉइज हैं, बोला कि बेटा घर से ही काम करो, तुम्हारे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये सारी चीजें दोस्तों देखें तो इस सबका यही इशारा है कि पाकिस्तान में बहुत बुरी हालत है। अब भारत आगे आएगा कि नहीं, देखिए भारत के लिए मॉरल एब्लिगेशन हो जाता है पड़ोसियों के लिए, लेकिन यहां पे क्या बड़ी दिक्कत है, यहां पे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भारत है, भारत से पाकिस्तान कभी खुल के मदद मांगता नहीं। एक ही देश खाली पाकिस्तान को बचा सकता है, वो है भारत। अब वहां की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ठीक है, वहां की आर्मी ऐसी है कि वो भारत को कभी भी नहीं बोलेगी कि हमारी आके मदद कर दो, है ना। लेकिन अगर भारत आगे आता है अपने से, तो वो नहीं आगे आने वाला है। पीएम मोदी ने भले ही फ्लैट्स पे ट्वीट किया, लेकिन फिर हम सबको पता है किस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ ना चाहते हुए भी आपको पता है उनकी सरकार मर रही है कि एक बार हम भारत से मदद मांग ले। कोविड में भारत ही ने उनका साथ दिया था। अभी भी सिचुएशन में पर्दे के पीछे भारत काफी हद तक साथ दे रहा है। लेकिन आपको यह बता दूं कि जब तक पाकिस्तान ऐसे ही भटकता रहेगा ना, उसकी हालत बहुत बुरी होती जाएंगे। और ये दोस्तों, ये अभी मार्च आने दीजिए, मार्च अप्रैल में ये हालात इतने बुरे होने वाले हैं कि पाकिस्तान सस्टेन भी कर पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में पाकिस्तान को भारत से मदद मांगनी चाहिए, और भारत आगे आएगा, खुद से तो नहीं आगे आने वाला, बट डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है तो इंडिया विल डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, कुकू एफएम की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है। जनवरी में आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करें, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करें। शानदार ऑडियो बुक्स का फायदा उठाए जो आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान में इस समय डॉलर की भयंकर कमी है और आयात कार्गो की क्लियरेंस तक के लिए डॉलर उपलब्ध नहीं है। देश में डॉलर की आमद के स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं और विदेशी कर्ज की अदायगी की वजह से मुद्रा विनिमय के कोष कम होकर 4 साल के निचले स्तर पर आ चुके हैं। आयात कर मंगाए गए माल की क्लियरेंस में कठिनाइयों के कारण दवा बनाने वाली कंपनियों को दिक्कतें आ रही हैं। बंदरगाह पर आया कच्चा माल कई दिनों तक पड़ा रह रहा है, क्लियरेंस नहीं हो रही है। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि प्याज, अदरक और लहसुन के 4 से अधिक कंटेनर काफी दिनों तक क्लियरेंस के इंतजार में रहे, क्योंकि उनके लिए खोली गई एलसी का बैंकों की ओर से डॉलर के रूप में विदेश में भुगतान नहीं हो रहा था। फलों और सब्जियों के प्रतिनिधि संगठन की ओर से व्यापार मंत्रालय को पत्र लिखने के बाद सरकार की ओर से उनकी क्लियरेंस हो सकी। खाद्य तेल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग बताते हैं कि हालांकि खाना पकाने के तेल की आयात करने वाले कार्गो की एलसी का भुगतान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है ताकि देश में उसकी कमी पैदा ना हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी क्लियरेंस में देरी हो रही है। इसी तरह कच्चे तेल के लिए जब एक स्थानीय रिफाइनरी ने विदेश में अपना टैंकर भेजा तो बैंक की ओर से आधे टैंकर की एलसी खोली गई। रिफाइनरी को टैंकर का किराया पूरा देना पड़ा, लेकिन कच्चा तेल आधे टैंकर का मिला क्योंकि बैंक की ओर से पूरे टैंकर की एलसी नहीं खोली गई थी। पाकिस्तान में आयात के कार्गो के लिए एलसी न खोलने या उनकी अदायगी में देरी की ये कुछ घटनाएं इस लंबे सिलसिले की एक कड़ी हैं, जिसमें डॉलर की कमी की वजह से पाकिस्तान में आयात के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्गो की क्लियरेंस नहीं हो रही। पाकिस्तान में डॉलर, इसकी कीमत और इसकी उपलब्धता इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार, जो डॉलर के मूल्य को नियंत्रित रखने के दावेदार थे, इस स्थिति में विफल नजर आते हैं, क्योंकि एक ओर डॉलर की सरकारी दर 224 से 225 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो दूसरी ओर जब आयात करने वाले डॉलर के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं तो उन्हें डॉलर उपलब्ध नहीं कराए जाते, जबकि ग्रे मार्केट में $1 का मूल्य 240 रुपए से ऊपर जा चुका है। वित्त मंत्री बनने के बाद इसहाक डार ने अक्टूबर के महीने में दावा किया था कि वह डॉलर के मूल्य को 200 रुपए से नीचे ले आएंगे। इस समय डॉलर की कीमत 224 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि खुले मार्केट में डॉलर की कीमत 230 से ऊपर तक जा चुकी है।
लेकिन इससे बड़ी समस्या डॉलर की अनुपलब्धता है, जिसके कारण देश का आयातित माल, जिसमें कच्चा तेल, खाद्य तेल, दवाइयां, निर्यात के क्षेत्र का कच्चा माल, मशीनरी व प्लांट्स और दूसरे क्षेत्रों के लिए मंगवाए जाने वाले आयात कार्गो बैंकों की ओर से एलसी के लिए अदायगी न करने की वजह से बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार खुर्रम हुसैन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि वह यह तो नहीं कहेंगे कि इसहाक डार ने डॉलर के रेट को मैनिपुलेट किया, लेकिन उन्होंने उसे पिछले दौर में मैनेज जरूर किया और वह उसे स्वीकार कर चुके हैं। खुर्रम हुसैन ने इस बारे में कहा कि डॉलर रेट के न गिरने की वजह यह है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं कि वह डॉलर के रेट को नीचे ला सके। उन्होंने इस राय को नकार दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब है। उन्होंने कहा, बॉन्ड्स की अदायगी एक चीज है जो पाकिस्तान ने पिछले दिनों की, जबकि फॉरेन ट्रेड के लिए डॉलर की जरूरत एक अलग बात है और आयात कार्गो के लिए डॉलर की अनुपलब्धता की वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट है, जो देश में डॉलर की कमी की वजह से है। ध्यान रहे कि इस समय स्टेट बैंक के आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान के पास 6.7 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष है, जबकि देश में कुल मिलाकर 12.6 अरब डॉलर का कोष है। पाकिस्तान को इस वित्तीय वर्ष में 30 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी भुगतान भी करना है। इस बीच देश में डॉलर लाने वाले 3 महत्वपूर्ण स्रोत निर्यात, विदेशों से भेजी गई मुद्रा और विदेशी पूंजी निवेश पिछले कुछ महीनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज कर रही हैं। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8.5 कहा, बाज़ ने 9.5 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8.5 कर दिया। इस पॉलिसी से इस शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। हमने तजावीज़ दी थी, हमसे तजावीज़ मांगी गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब जिस कमेटी को, जिस टीम को हेड कर रहे थे, उसमें और भी 4-5 मिनिस्टर थे। बात यह है कि जब आपने हमसे तजावीज़ ले ली तो फिर आपने हमसे कहा कि ये मैं वज़ीर आज़म साहब के पास रखूँगा, वफाकी काबीना में ले जाऊँगा, उधर से फिर हम आपके साथ दोबारा मुशावरत करेंगे, फिर जो भी जिस तजवीज़ पे हम अमल करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज खुद से ऐलान कर दिया कि ताजरों की मुशावरत से किया है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हम मज़ामत करेंगे। मुल्क का ताजर कारोबार बंद करने के लिए तैयार नहीं है।
China's financial capital is collapsing, but its best friend is collapsing all over. No points for guessing, I'm talking about Pakistan. Such is the dire state of this country that its government is failing to provide its people the most essential of commodities, like cooking gas. Look at this video. What do you see? These plastic bags have cooking gas. People are storing LPG in plastic bags because there aren't enough gas cylinders. If you follow this show daily, then you already know that there isn't much gas left in Pakistan. Dr. Asim Hussain, the country's former petroleum minister, has said that it's almost certain that natural gas will be exhausted in Pakistan by next year. In Karachi, people are complaining about no gas. Those who still have supply say that the pressure of the gas coming into their kitchen is far too low to cook the meals properly. And these problems are not limited to the low-income neighborhoods, mind you. They have spilled to the affluent areas of Karachi as well. Local media reports saying that families are being forced to replace breakfast with tea and biscuits because there is not enough gas to boil an egg. It's something most of us will not be able to relate to. But this is the reality of Pakistan. Such is the desperation that gas is being sold illegally in these plastic bags. And why is there a gas crunch in Pakistan, you ask? Because its gas reserves are shrinking. Reports say no new reserve has been discovered in 20 years. Balochistan is expected to have reserves, but which country or company would want to invest in digging a troubled province? Now, what do countries that don't have enough money do? They buy. But buying requires money, and Pakistan has none. Its foreign exchange reserves are dwindling at a time when energy prices are sky high. And the result is this: the government's incompetence is pushing people to the edge. How often do you see images like this coming out from a country? When they do, it's safe to say the country's government has failed. Very soon, it will also fail to keep the railways running. Reports say Pakistan's railways only has enough oil to last 2 days, meaning come Thursday, the trains running in Pakistan may be forced to pull the brake and switch off the engine. If you think something like this will be unprecedented, I urge you to think again. Not too long ago, Pakistani Railway was left with only 1 day's oil. And guess what it did? Pakistan was forced to stop goods trains, especially those running between Karachi and Lahore. Employees are getting their salaries almost 20 days after the payday. In December, train drivers had to stop the trains in protest because their salary was credited late. Finally, the department was forced to pay drivers in 2 installments. The Pakistani Railway has collapsed. Officials, in fact, saying the department is mirroring the situation of the government. Earlier today, Pakistan announced that markets in the country would be closing sooner than usual. Same with wedding halls, because there is no energy to keep them running. So shops will have to pull down their shutters at 8:30 p.m. and wedding halls will have to shoo out the guests by 10 p.m. tops. Pakistan will soon be asking the government employees to work from home just so that the government buildings can save energy. All of this is part of Pakistan's National Energy Conservation Plan. The country's defense minister urged the people to embrace the measures, adding that the government is leading from the front. How exactly? He says no lights were on during the cabinet meeting today. That's a result of poor planning. Pakistan's government has failed to keep the lights on, and now its legitimacy is hanging by a thin thread. When I said Pakistan is collapsing all over, I meant its economy is just as bad as its political and security situation.
Pakistan could be on the verge of splitting again. The Tehreek-e-Taliban has taken control of parts of territory in Pakistan's western frontier region. And what's more, the TTP has also announced a parallel government. This government has a cabinet, a defense ministry, a minister of education, even economic affairs. Which areas does the TTP control? Peshawar, Malakand, Mardan, Dera Ismail Khan, Banu, Kohat. Yesterday, the Taliban leader, Ahmad Yasir, decided to troll Pakistan. He shared a photo of Islamabad surrendering to India after the 1971 war. It was a harsh reminder of the last time Pakistan had split and Bangladesh had become independent. The photo was a reminder of the déjà vu that's likely to follow soon. A déjà vu that we coincidentally happened to have told you about at length yesterday. अपनी पॉलिटिक्स में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है और अब इंडिया ने 500 मिसाइल अपने बॉर्डर पर लगा दिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्या कहना चाहेंगे कि इस कंडीशन में जब हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट के करीब हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं बीच में इंडिया को घुसेड़ते हैं या इंडिया पर ब्लेम करते हैं? यार हमारा शुरू से है कि हम इंडिया पे ब्लेम गेम खेलते हैं ताकि अवाम जो है अवाम को भड़काया जाए इंडिया के ख़िलाफ़, और जो उनका जो फोकस है वो दूसरी तरफ लाया जाए। अब बात शेख रशीद ने किया, वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान काफ़ी देर पहले डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बड़े लोगों ने पहले भी कहा है, लेकिन ऑन द पेपर अभी नहीं बताया जा रहा है। अगर आपने कहा ब्लेम गेम, तो यार शुरू से आप देख लें कश्मीर पर या कोई भी इशू पर हम इंडिया पर ब्लेम करते हैं, हालाँकि इंडिया पर ब्लेम हम इसलिए करते हैं कि हमारा अवाम का फोकस उस तरफ लाया जाए। अच्छा कितना डेवलप कर चुका है यही बताओ ना। और इंडिया पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था, इंडिया कहाँ पर और पाकिस्तान कहाँ पर, उसके आसपास भी नहीं आ रहा है। इंडिया में अभी भी एक खबर आई थी कि उधर फॉरेन यूनिवर्सिटियाँ बनने जा रही हैं, और पाकिस्तान में कौन है? इधर हम वही कर्जे लेके मुश्किल से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए लोग, और हम लोग बाहर अभी भी जा रहे हैं, जबकि इंडिया में अगर फॉरेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब मैंने सुना था आ रही हैं। या देखें, सियासतदान जो है ना खुद को कवर करने के लिए ना अवाम को जो लॉलीपॉप दिया हुआ है, ठीक है, कि इसके पीछे जो सारा जो है इंडिया करवा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। जैसे आपने बात की चाइना के, कि चाइना भी हमारे से जो ताल्लुकात कह लें या जो हमें पैसा देने से मना कर रहा है। आप देखें, आप एक इंसान को पैसा देते रहेंगे और वो आपको वापस नहीं करेगा, आप कब तक देंगे उसे पैसा? ठीक है, इन शॉर्ट यही है कि आप चाइना से जो पैसा लेते जा रहे हैं उसको दे नहीं रहे, और आपका जो कर्जा था एक वक्त में अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लाख था, तो अब वो कर्जा आपका 6 लाख बन चुका है। यार मुझे तो लगता है कि आप कह रहे हो कि शेख रशीद कह रहा है कि तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट टेक्निकली हो गया। हमारे हिसाब से तो ये 2 साल पहले का ही डिफ़ॉल्ट हो गया है, जब आपने इमरान खान यहाँ से गया, उसके बाद से ये मुल्क डिफ़ॉल्ट ही चलता ही आ रहा है। तो उसके बाद से आप देखें हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। अभी तक जब तक इमरान था तब तक तो हमें ये सुकून था कि आटा चीनी दाल, अब तो इन्होंने हमें आटा चीनी दाल में डाल दिया के पीछे लाइन में ला के लोग मार रहे हैं। अभी आप श्रीलंका का भी देख लें कि उधर डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आटे चीनी दाल के पीछे लोग चढ़ गए। जब से नून लीग आया हमें लगता था कि नून लीग वापस आएगी, तो ये कहते थे, दावे करते थे हम अपने कपड़े बेचेंगे और अवाम को रिलीफ देंगे। तो इन्होंने रिलीफ क्या दिया? इन्होंने कहा आटा 160 रुपये का खरीदो। 1999 में आटा 7 रुपये केजी था, तो आज 24 साल बाद आटा जो है 160 रुपये का। अब आप 3200 रुपये का तोड़ा लेने जाते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कोई मजदूर दिखाएं जिसकी तनख्वाह जो है ना वो 24% के हिसाब से बढ़ी हो। अगर तो एक बंदा मजदूर जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह कमा रहा है। 1 लाख आपने बहुत बड़ी रकम बता दी। कह रहा हूँ नहीं, फिर आटे की 160 रुपए तो समझ रहा हूँ। इधर तो 18,000 15,000 कितनी आप इधर मार्केट में काम करते हैं, कितनी सैलरी? मैं यहीं पे आ रहा हूँ कि अगर 18-20 हज़ार तक वो मजदूर पहुंचा है, तो फिर आटे को इतने पैर कहाँ लगे हैं कि वो 160 पे पहुंच गया है। उसको तो 21 रुपए। कितने रुपए लीटर है अभी? आप पेट्रोल देखें 215 रुपए। इन्होंने जो ड्रामेबाजी की है, इन्होंने की है कि 225 करके 215 पे ले आए, वो भी 6 महीनों बाद। फिर इन्होंने डॉलर जो है ओपन मार्केट के अंदर अभी 236 रुपए उसका रेट है, लेकिन आप लेने जाएं तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा, आपको 270 का मिलेगा, 270 272 का मिलेगा। तो ये सारी अब कौम जाके
ये जो यंगस्टर है उनको चाहिए कि एहतजाज करें। जबरदस्त। अब हम लोगों ने तो अपने दौर में जितना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था हमने कराया है, लेकिन यहाँ एहतजाज कराने के बावजूद भी आपको यहाँ थाना पकड़ लेगा, यहाँ पे आपकी जो सेक्टर्स हैं वो पकड़ लेंगे। अब ये देखें फट्टे उठे हुए हैं ना, ये स्टॉल उठे हैं, ये सारा पैसा लगा, ये दिखाएं कैमरामैन सारा कि जितना भी स्टॉल लगा हुआ है ये सारा इस वक्त उठा हुआ है। अब ये दोबारा इस वक्त लगाया गया है आज 25-30 दिन बाद। वो 30 दिन के जो गरीब के पैसे थे वो 5-5, 4-4 लाख रुपया नुकसान हुआ है। जिन पार्टियों को माल के पैसे देने हैं उन्होंने तो हमारे गिरेबान पकड़ने हैं ना। आपने बोला यूथ उन्होंने उठे, तो इनके पकड़ने हैं, उन्होंने कहना है भाई 5 लाख का नुकसान आप लोगों ने किया है, इन्होंने नहीं किया, हुकूमत ने करवाया है। और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुआ है। वो कहती है 160 रुपए का आटा खरीदो, फट्टा भी नहीं लगाना, रेडी भी नहीं लगानी, छाबड़ी भी नहीं लगानी। इमरान खान क्या कहता 8 बजे मार्केट भी बंद। 8 बजे मार्केट को बंद छोड़ें आप। इमरान खान कहता था मेरे छाबड़ी वाले, मेरे फट्टे वाले, मेरी रेडी वाले, उन्होंने हमें 3.5 साल कम से कम फट्टे और फुटपाथ पे उसने कहा कमा लो। ये तो हमें कमाने ही नहीं दे रहे। जब ये हमें कमाने ही नहीं देंगे तो हम 160 का आटा भी कहाँ लेंगे। अभी एक बाप की डेथ हो गई है अपने, और आज खुदकुशी भी की है एक बाप ने। तो ये सारा क्राइटेरिया अगर आप देखा जाए ना तो ये सब ड्रामेबाजी है। ये नफरत पैदा करते हैं देखो अपनी जी पब्लिक। कि इंडिया तो हमारे से, इंडिया का नाम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने मुल्क को बड़ा अच्छा चला रहे हैं, ठीक है। उनका जो इस वक्त इंडियन करेंसी है अगर आप वो भी देखो तो हमसे आगे निकल चुकी है। नहीं, बहुत आगे, तकरीबन 3 रुपए। आप बांग्लादेश को देखोगे तो वो भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो ये लड़ाई फजूल की है। वो अपनी इकोनॉमी पे हमसे आगे निकल चुके हैं। वो उस पे फोकस ठीक है। कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहो कि इंडिया ये है, पाकिस्तान वो है। लड़ाई झगड़े का तो कोई तस्वुर ही नहीं ना है। वो तो अपनी इकोनॉमी को खुद ही बेहतर करते जा रहे हैं। वो खामोशी से हमला कर रहे हैं और खामोशी से हमसे आगे निकल रहे हैं। हम बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा करें कहना जो है ना सीख जाए। अगर हमने ये सीख लिया ना तो फिर तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतर है। तो अगर हम खामोश रहेंगे ना कि यार ये बुरा है, कोई नहीं, अब मैं बीच में कूदूंगा तो मेरी रोटी ना बंद हो जाए, जब हमारा ये डर हो मेरे पे मुश्किल आ जाएगी, जब हमें इदारों पे एतबार ही नहीं है तो फिर हम खामोशी से 72 साल से पाकिस्तान खामोश है तो ये सख्ती बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इस पब्लिक को बोलना तो पड़ेगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा एहतजाज रिकॉर्ड बड़ी आराम से करा सकता है, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी ये पब्लिक खामोश रहना चाहती है तो फिर ये इनके नसीब। अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। तो